अध्याय 8 देख रहे हैं, देसी जनता को सभ्य बनाना। इसमें जो हम ओरिएंटलिस्ट की बात कर रहे हैं, प्राच्यवादी, उसका मतलब यह है कि जो एशियाटिक भाषाएं हैं जिसमें जो आपकी संस्कृत आ जाती है, फारसी आ जाती है, अरबी आ जाती है, उनका जो गहन ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको प्राच्यवादी कहते थे। लेकिन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें प्राच्यवादी सोच या जिसे कहते हैं ओरिएंटलिस्ट सोच, वो ये थी कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियत सिखानी है, यहाँ की संस्कृति कल्चर के बारे में सिखाना है। मुंशी, जैसे कि हम अकाउंटेंट कहते हैं आज के ज़माने में, वो उस ज़माने में ऐसे लोग थे जो फारसी को बहुत अच्छे से जानते थे, पढ़ना लिखना और पढ़ाना भी जानते थे। वर्नाकुलर का मतलब ये है कि जैसे आपकी मेन भाषा है, इन लोगों ने शुरू किया ये कि इंग्लिश भाषा है, इसके अलावा जितनी भी भाषाएं हैं उनको, जैसे आप मान लीजिए हिंदी हो गई या फारसी हो गई, अरबी हो गई, संस्कृत हो गई, इन सबको ये वर्नाकुलर भाषा कहने लगे। अपनी भाषा के अलावा जितनी थी वो सारी वर्नाकुलर भाषा में आ गई। व्यवसाय के लिए शिक्षा, इनका नाम देखिएगा, ये साहब है चार्ल्स वुड। अब मैं इनका एक डिस्पैच बताऊंगा, वुड्स डिस्पैच, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो 1854 की बात है, 1854 की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें लंदन में स्थित जो उनका ऑफिस है या कहें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने जो भारतीय गवर्नर जनरल साहब है, जो इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इनको एक नोट भेजा, एक विज्ञप्ति भेजी, और कंपनी के जो नियंत्रक मंडल है, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी हेड होंगे, तो वो साहब थे उस जमाने में चार्ल्स वुड साहब। चार्ल्स वुड साहब के नाम से एक संदेश जारी हुआ या एक निर्देश आदेश जारी हुआ, और उसको कहा जाता है वुड का नीति पत्र, और अंग्रेजी में इसे बोलेंगे वुड्स डिस्पैच। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसमें क्लियरली बताया गया कि जो ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी भाषा सिखाइए, उनकी कल्चर के बारे में बताइए, इस वुड्स डिस्पैच में क्लियर बताया गया था कि यूरोपीय शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी बेस्ड शिक्षा ये देनी है, और इसके अलावा वुड्स डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा के जो लाभ थे, व्यावहारिक लाभ क्या है, मतलब प्रैक्टिकल फायदे क्या हैं, वो इसमें बताए गए थे। ये जो दस्तावेज है, डिस्पैच है, जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ये बताया गया था कि भाई जो इंग्लिश मीडियम है या यूरोपीय मीडियम है, इससे भारतीयों को क्या होगा, एक तो व्यापार यानी ट्रेड, और वाणिज्य यानी कॉमर्स। जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा या व्यापार और वाणिज्य के मायने क्या है उसको समझने में आसानी होगी, और यह समझने में मिलेगा कि जो देश में जितने भी संसाधन है, चाहे आप आयरन ओर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए या फॉरेस्ट ले लीजिए, जितनी भी चीजें एक देश में होती हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है वो समझने में मिलेगी। फायदा मिलेगा किसको? हिंदुस्तानियों को, अगर वो अंग्रेजी मीडियम या यूरोपीय मीडियम से उनको पढ़ाया जाए। दूसरा यह है कि हिंदुस्तानियों की जो आज की रुचियां हैं, आज की जो उनके इंटरेस्ट है और उनकी जो आकांक्षा है, वो जो सोचते हैं कि अपनी जिंदगी में क्या पाना है उनको, उन सब में बदलाव आएगा। दूसरा यह है कि जो ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश सामान की मांग पैदा होगी, और तभी ये हिंदुस्तानी लोग ब्रिटिश गुड्स को खरीदना शुरू करेंगे। इस डिस्पैच में, वुड डिस्पैच में, यह भी बताया गया था कि किस तरीके से यूरोपीय मीडियम या इंग्लिश मीडियम से भारतीयों का जो नैतिक चरित्र है, इनके जो मॉरल वैल्यूज है, उसमें फायदा होगा, वो उसकी बढ़ोतरी होगी। वो सत्यवादी होंगे यानी कि सत्य बोलेंगे, और दूसरा वो ईमानदार बन जाएंगे। अब जरूरत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे लोग तो नहीं, बहुत सारे गोरे तो थे नहीं यहाँ पे, उनको तो हिंदुस्तानी ही चाहिए थे ताकि उनके सारे काम हो सके। और अगर हिंदुस्तानी चाहिए तो हिंदुस्तानी तो एक तरीके से दूसरे कल्चर का है, दूसरे ट्रेडिशन का है, ये अलग है, और ये भी पता है कि इन्होंने इन पे कब्जा कर रखा है। तो अगर ये सत्यवादी हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो ये अपने आका, अपने मालिक, उसके प्रति भरोसे से काम करेंगे, तो ये ना भरोसेमंद कर्मचारी हो जाएंगे एक तरीके से। उन्होंने ये भी बताया
कि जो पूरब, ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पूरब यानी कि इंडिया और अरब, यहाँ का जितना भी साहित्य है वो सब खराब है, गलत है, त्रुटियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि ये त्रुटियों से भरा पड़ा है। यानी कि अगर एक इंसान को ये पूरब का साहित्य पढ़ाया जाए तो ना तो वो कोई दायित्व निभा पाएगा, ना अपने काम को ठीक से निभा पाएगा, ना उसमें कोई कमिटमेंट होगा, यानी कि कोई समर्पण भी नहीं होगा, ना दायित्व होगा किसी काम के प्रति जो दायित्व होता है कि भाई मुझे ये करना है। तो जो शासन है, प्रशासन है, जिसके लिए आदमी काम करेगा, उसके लिए जो इसको स्किल चाहिए, निपुणता चाहिए, उस काम को करने के लिए जो क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, मेरिट चाहिए, वो सब तो इसमें होंगी नहीं। तो 1854 का जो मैं आपको वुड्स डिस्पैच बता रहा हूं, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। पहली चीज तो यह है कि उन्होंने सरकारी शिक्षा विभाग ये सब बनाए, इनका गठन किया। इसका मतलब यह था कि यह बताने का केवल मतलब था कि जितने भी एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स हैं, या ये कहें कि शिक्षा संबंधी जितने भी आचार विचार या शिक्षा संबंधी जितने भी मामले हैं, उस पे सरकार का नियंत्रण हो जाए, मतलब इंग्लिश रूल का नियंत्रण हो जाए। दूसरा, ये यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय, इनकी शिक्षा को इन्होंने व्यवस्थित किया या विकास किया। विकास करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि 1857 में जब मेरठ में इनकलाब हो रहा था, या ये कहें कि मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह पे थे, विद्रोह कर रहे थे, बहुत बड़ा जो रिवोल्ट हुआ था, उसी समय मद्रास में, उसी समय कलकत्ता में और उसी समय बंबई में विश्वविद्यालय बन रहे थे। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको हम स्कूली शिक्षा कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इन लोगों ने काम करने की कोशिश की। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। ये जो चित्र है, ये 19वीं सदी, मतलब 1800 से आगे आप चले जाइए, उसमें ये बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय है। बड़ा सुंदर है। नैतिक शिक्षा की मांग। नैतिक शिक्षा क्या होती है? मॉरल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। एक चित्र दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर यह है कलकत्ता में हुगली। हुगली एक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कलकत्ता में। हुगली नदी है, उसके पास एक सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की गई। सेरामपुर, ये देखिए सेरामपुर कॉलेज, ये भी उसका रंगीन चित्र है। बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, वहां पर बनाया गया प्रेस, मतलब जहां पर पब्लिकेशन होता है, जहां पर चीजें छापी जाती हैं। तो ये सेरामपुर कॉलेज कैसे बना, क्या आया, उसकी यहाँ पर एक चर्चा की गई है। आपको समझना होगा कि ये जो साहब हैं, इनका नाम है विलियम कैरे। क्या नाम है? विलियम कैरे साहब। ओके, ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। हम हमेशा इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे। इंग्लैंड को जब भी हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो इसमें इंग्लैंड और स्कॉटिश दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना की या उसमें मदद की। हुआ ये था कि जितने भी ईसाई या कहें कि क्रिश्चियन मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी का काम क्या होता है कि धर्म के बारे में बताना, उसे आगे बढ़ाना, और अगर कोई चाहे तो उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, जिनको हम धर्म प्रचारक कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक तरीके के लोग हैं। तो उनका ये है कि भाई लोगों का जो धर्म है, या कहें नैतिक चरित्र जो है, नैतिक चरित्र क्या हुआ, मतलब जो इनके मॉरल वैल्यूज है, इनकी सोच है, इनके ओपिनियंस है, इनकी जो भगवान के प्रति रुचि है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी लानी पड़ेगी। और ये तभी हो सकता है जब इनको ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए, या ईसाई धर्म की शिक्षा से ही इनके मॉरल वैल्यूज, ओपिनियंस में फायदा होगा, बढ़ोतरी होगी। ओके, लेकिन बात ये थी कि 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कोई भी जो मिशनरी एक्टिविटी थी, या कहें कि जो धर्म प्रचार की एक्टिविटी थी, इसके बहुत खिलाफ थी। उनको ये लगता था कि भाई अगर हमने नेटिव्स यानी कि जो स्थानीय जनता है, उनको उनके सामने ये मिशनरीज छोड़ दिए तो एक असंतोष पैदा हो जाएगा, और वे समझेंगे कि जो अंग्रेज यहाँ पर हिंदुस्तान में आए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ और है, ये हमारा धर्म बदलना चाहते हैं या धर्म के लिए आए हैं, जो कि नॉर्मली सुनने को मिलता था उस जमाने में। तो हुआ ये कि जब इनका सपोर्ट मिला नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, मिशनरीज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल की जगह तो ये अपना कोई शिक्षा का संस्थान या कोई भी संस्थान नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या किया कि सेरामपुर गए
अब सेरामपुर क्यों गए? सेरामपुर भी ये कलकत्ता के पास में, मतलब वेस्ट बंगाल में ही है। सेरामपुर में जाके अपना मिशन खोला। मिशन मतलब स्थापना की, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। उसका कारण ये था कि जो सेरामपुर इलाका था वो जो डेनमार्क उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, मतलब इनके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं था ये। फिर 1800 में इन्होंने क्या किया, एक छापाखाना खोला। छापाखाना मतलब होता है पब्लिशिंग मतलब उसमें कागज भी आप पब्लिश कर सकते हैं, किताबें भी पब्लिश कर सकते हैं। और 1818 में एक कॉलेज खोला। तो ये जो मैंने आपको शुरुआत में चित्र दिखाए उन्हीं छापाखाने और कॉलेज का चित्र है। ओके, तो 19वीं शताब्दी जो है, मैं 1800 के आगे की बात कर रहा हूं। यहां पर ये जो मिशनरीज है उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, लेकिन हुआ ये कि फिर उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो गया और फिर से यही कहा गया कि भी ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश रूल है, वो इस मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको डायरेक्टली सहायता देने में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने में ये आनाकानी कर रही थी, यानी कि उनको घबराहट सी हो रही थी। उनको ये लगता था कि अगर किसी भी तरीके से जो भारतीय रीति रिवाज हैं, उनके व्यवहार आचार हैं, उनकी मूल्य मान्यताएं हैं, या उनके धार्मिक जो बिलीव्स हैं, धार्मिक विचार हैं, सोशल बिलीव्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भी छेड़खानी की तो फिर से ये कार्यक्रम हो जाएगा। क्योंकि 1857 केवल एक छोटी सी चीज़ के कारण इतना बड़ा बन गया, क्योंकि लोगों में बहुत सारा रोष तो था ही, लेकिन चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी ये थी कि एक आया कार्ट्रिज और उस कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता था, और ये बात फैल गई कि जो कार्ट्रिज है इसको जब आप खोलेंगे तो इसके ऊपर सुअर और गाय, इसकी चर्बी से बना हुआ है, इसकी ग्रीसिंग है, उसकी ऑयलिंग है। आप समझ गए? ये थी प्रॉब्लम, तो इसलिए ये लोगों ने सपोर्ट तो किया नहीं। अब एक साहब इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, इनका नाम है विलियम एडम, स्कॉटिश साहब थे ये। तो इनका चेहरा पहला ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बारे में बहुत बात होने वाली है। ये है विलियम एडम साहब, ठीक है। अब इन्होंने जो बताया वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये कि 1830 की बात मैं कर रहा हूं आपको। ये साहब कहां के? स्कॉटलैंड के। तो सा लिख देता हूं, स्कॉटलैंड। अब यहां पर एक क्रिश्चियन मिशनरी हुए, इनका नाम है विलियम एडम साहब, WA कर देते हैं। इन्होंने बंगाल का, जो आज का वेस्ट बंगाल है, वो पूरा का पूरा बंगाल था, यानी उसमें बांग्लादेश था साथ में, और बिहार, बांग्लादेश और बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों का इन्होंने दौरा किया। हुआ यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने कहा विलियम एडम साहब से कि ऐसे करो आप कि जो यहाँ के नेटिव स्कूल है, हिंदुस्तान के जो स्कूल है, एक क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी जरा एक हमें रिपोर्ट लाके दो। तो विलियम एडम साहब ने इसीलिए बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी जगह का दौरा किया, बहुत जगह गए। अब जो इन्होंने ये पाया, एडम साहब ने जो पाया, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि एडम साहब ने ये पाया कि जो बंगाल है और बिहार है, यहां पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। कितनी है? 1 लाख प्लस। और एक पाठशाला में, प्रति पाठशाला, 1 पाठशाला 20 विद्यार्थी होते हैं या उससे अधिक होते हैं, मतलब 20 के आसपास एक एवरेज मान लीजिए। लेकिन अगर आप बच्चों की संख्या देखें, 1 लाख इंटू 20 कर दूं मैं, कितना हो जाता है? 20 लाख। मतलब 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो पाठशालाएं हैं किन्ने बनाई हुई हैं? या तो ये स्थानीय समुदाय है, वहीं के लोग चला रहे हैं, या कोई जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने ये खोली हुई हैं। और कई ऐसी पाठशालाएं हैं जो गुरु जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद ने खोली हुई है, उन्होंने खुद ने चलाया हुआ है। और शिक्षा का जो तरीका है इन पाठशालाओं में, वो बड़ा अजीब, बड़ा लचीला है। लचीला का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल किस तरीके से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें जो फीस है, जो इनसे पैसे लेते हैं, वो निश्चित नहीं है। छपी हुई किताबें, वो तो सवाल ही नहीं उठता। इमारत कोई अलग से नहीं बनी, कोई स्कूल की अलग से बिल्डिंग नहीं है, कोई बेंच नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके अलावा जो रोल कॉल होता है, यानी कि हाजिरी लगाने का जो सिस्टम है, वो भी नहीं है।
इम्तिहान नहीं होते, सालाना इम्तिहान एग्जाम जो होते हैं वो नहीं होते, और जो टाइम टेबल है, समय सारणी, ये भी नहीं है। कई ऐसी पाठशालाएं हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे हम बैनियन ट्री कहते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे ही लगाई जाती हैं। या फिर बरगद का पेड़ हो गया, या कोई दुकान हो गई, या कोई मंदिर हो गया, उसके किसी कोने में, यहाँ पर एक छोटी सी जगह में ये दुकान लगाई जाती है। या फिर जो गुरु है जो पढ़ा रहा है उसके घर में लगाई जाती है। ये कहीं भी किसी जगह में भी ये शिक्षा या पाठशाला शुरू हो जाती। ओके, अब मैंने कहा था फीस कोई तय नहीं है, तो फीस कैसे होती थी? फीस होती थी तय कि भाई घर जो माँ बाप हैं उनकी आमदनी क्या है, वो कितना पैसा कमाते हैं। मान लीजिए ये अमीर है थोड़ा सा और ये गरीब है, तो इसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इसको कम देने पड़ेंगे, या कभी कभी इसको नहीं भी देने पड़ेंगे। यानी इनकी आमदनी, माँ बाप की आमदनी से तय होता था कि बच्चे को कितनी फीस देनी पड़ेगी। और जितनी भी शिक्षा है वो सारी मौखिक है, यानी कि ओरल शिक्षा है। मुंह से गुरु साहब बोलते हैं और बच्चे उसको बोल बोल के सीखते हैं। ओके, ये भी जो गुरु है वही डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या उनकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से ये अपनी शिक्षा बदलते रहते हैं। ओके, कोई भी, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए ये 10 साल का बच्चा है, ये 5 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा है, सभी एक साथ बैठते थे, एक ही जगह पे सब एक साथ बैठ जाते थे। ओके, सभी एक साथ बैठते थे, यानी कोई अलग अलग क्लास नहीं होती थी। एक और चीज ये है कि तो विलियम एडम्स साहब ने जो बताया था कि भाई यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, यानी लचीली है। तो लचीली के बारे में जो हमने बात की उसमें एक लचीलापन उन्होंने और पाया कि जब फसलों की कटाई होती थी, बहुत सारे जो बच्चे थे उनमें कई बच्चे काश्तकारों के, यानी गांव में जो किसान हैं या लेबरर्स हैं उनके भी बच्चे थे। तो इनके बच्चे उस ज़माने में, उस समय में जो फसलों की कटाई का समय होता था, वो अपने माँ बाप को अपने लैंड पे मदद करने के लिए जाते थे। तो उस समय ये जो स्कूल्स होती थी, पाठशालाएं हैं, ये बंद कर दी जाती थी। और जैसे ये कटाई का सीज़न ख़त्म हो जाता था उसके बाद ये स्कूल दोबारा, या कहें पाठशालाएं दोबारा ओपन हो जाती थी। इसमें यह बताया गया है कि जो साधारण काश्तकार है, यानी जो गांव के लोग हैं या गरीब बच्चे हैं, वो भी पढ़ सकते थे, वो भी यहां आकर पढ़ सकते थे। ये इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने। यहां पर एक चित्र है जो इससे सपोर्ट करता है। सपोर्ट ये करता है कि यहां पर आप देखिएगा, ये फ्रांसवा सॉल्विन साहब हैं, ये एक डच पेंटर थे नीदरलैंड हॉलैंड के, और उन्होंने ये दिखाया फ्रांसवा साहब ने कि 18वीं शताब्दी इसके आखिर में वो भारत आए थे, और यहाँ पर लोग किस तरीके से उनका दैनिक जीवन था, कैसे लोग बैठते थे, रहते थे, उनकी कैसी हट्स थी, कैसे पढ़ाई लिखाई होती थी, उसके बारे में इन्होंने बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो यही हमने बात की कि उस ज़माने में बच्चे स्कूल कैसे जाते थे, क्या विषय पढ़ाया जाता था, किस तरीके से पढ़ाया जाता था, और ब्रिटिश शासन में फिर क्या हुआ। तो नए दिनचर्या, नए नियम। देखिए 19वीं शताब्दी की जो मैं बात कर रहा हूं उसके मध्य तक, यानी कि आप मानिए 1850 की मैं बात कर रहा हूं, इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो कंपनी है उसका ध्यान कहां था? उसका मेन ध्यान था जो उच्च शिक्षा है उस पे था। यानी हमारा जो आज 1 से लेकर 12 तक क्लास होती है, नॉर्मल सबको करनी पड़ती है, वहां नहीं था, उससे ऊपर उन्होंने कभी भी जो स्थानीय पाठशाला है जिसका अभी हमने डिस्कशन किया, या स्थानीय जो स्कूल थे उनका कभी भी इतना ज़्यादा दखल नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, दखल नहीं दिया, एक ही बात है। लेकिन 1854 मैंने आपको बताया 1854 में क्या आया था, तो उसके बाद जो देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो नेटिव्स पढ़ रहे हैं, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, कैसा स्कूलिंग है, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या काम किए? पहला काम क्या किया? देखिए यहाँ पर कौन से लोग पढ़ाते थे, अगर एक स्कूल की बात करें या पाठशाला की बात करें, यहाँ पर गुरु पढ़ाते थे। और गुरु नॉर्मली जो है वो पंडित होते थे या फिर थोड़े पढ़े लिखे होते थे। और उस ज़माने में आप जानते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो पढ़े लिखे होते हैं वो ब्राह्मण कास्ट के हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने क्या किया, पहले तो बहुत सारे जो पंडित लोग हैं उन लोगों को नौकरी दी, यानी कि उनको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पे रखा। पहला काम तो इन्होंने ये किया, ठीक है, सरकारी नौकरी पे रख लिया। और फिर हर एक पंडित को कुछ काम दिए।
इनके क्या क्या काम थे उसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक पंडित जो है उनको 4 से लेकर 5 स्कूल ये देखरेख करेंगे, इसका इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। इनका काम ये था कि भाई स्कूलों का दौरा करना है, जाके निरीक्षण करना है, औचक निरीक्षण करना है या फिर नॉर्मल निरीक्षण करना है, और अगर कोई भी परेशानी दिखती है तो उसमें सुधार लाना है। कोई भी अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी स्कूलों की लगती है तो उसमें सुधार लाना है, उसको इमेंसिपेशन डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा इनको क्या करना है, इनको रिपोर्ट भेजनी है, मतलब समय समय पर नियमित तरीके से रिपोर्ट भेजें, महीने में 6 महीने में। और यहाँ पर देखा जाए कि जो कक्षा है, पाठशालाएं हैं, उसमें टाइम टेबल के हिसाब से या कहें समय सारणी के हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसका अनुसरण किया जा रहा है कि भाई ये टाइम है, इसके यहाँ से यहाँ तक इतना कोर्स कंप्लीट होगा, फिर यहाँ एग्ज़ाम होगा, यहाँ छुट्टी होगी, तो बाकायदा समय सारणी के हिसाब से पढ़ाया जाए। और जो अध्यापन है अब ये किताबों के हिसाब से या फिर पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ये इनको देखना है कि ऐसा ना हो कि जैसे पहले गुरु अपने हिसाब से पढ़ाते थे, नहीं, अब किताबों के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो वार्षिक एग्ज़ाम है, जिसे हम इम्तिहान कहते हैं, एग्ज़ाम कहते हैं अपने आज के शब्दों में, वो देखा जाएगा कि भाई इनकी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वार्षिक परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो। दूसरा ये है कि भाई नियमित रूप से शुल्क देना होगा, यानी फीस देनी होगी। पहले क्या था कि अगर किसी के पास नहीं है तो गुरुजी बोलते थे ठीक है अगले महीने ले आना, चलो बेटा बाद में ले आना। गरीब है वो कम दे रहे हैं, अमीर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है क्योंकि गरीब नहीं दे पा रहे। तो एक तो ये हो गया कि भाई अब फीस देनी पड़ेगी। इसकी तो पहली चीज़ मैंने बताया आपको, फीस, ये फीस देना पड़ेगा। कक्षा में आना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप छुट्टी मार रहे हैं। जो आपकी सीट डिसाइड हो गई, ये चेयर है, ये चेयर है, आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, बिल्कुल फिक्स सीट बना दी गई। और सबसे बड़ी बात अनुशासन, जिसे कहते हैं हम डिसिप्लिन, जो अनुशासन तय कर दिया गया कि भाई आपके नेल्स कट होंगे, बाल कट्टे होंगे और आप समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, समय पे लंच करेंगे, वो सारी अनुशासन को आपको पालन करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि जैसे ये जो पुरानी पाठशाला थी, अब नई पाठशाला, ये एक और पाठशाला है, ठीक है। अब ये जो एक पाठशाला है, एक पाठशाला है, क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल ने जो भी पाठशालाएं इन सब चीजों को मानने लगेंगी, इन सब चीजों को मानने लगेंगी, उनको इन्होंने कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, यानी पैसा देंगे, बेसिकली फंड देंगे। और जो नहीं मान रहे हैं, जो अपनी पुरानी पद्धति से ही चलाना चाह रहे हैं, उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया, यानी कि उनको अनुदान नहीं दिया। तो ये बेचारे जो पैसा नहीं पा रहे थे और जिनको पैसा मिल रहा था उसके सामने कहाँ खड़े हो पाएंगे, बेचारे खड़े ही नहीं हो पाए। मतलब धीरे धीरे ये कमजोर पड़ने लगे। जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, जो इन सब आज्ञाओं को पालन नहीं करना चाहते थे, वो बेचारे धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। एक और भी इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं या फिर एक नतीजा बताता हूं। आपको मैंने बताया था, यहां पर आपको याद होगा, जो बच्चे थे, छोटे जो बच्चे थे, खास तौर पे वो काश्तकारों के बच्चे, गरीब बच्चे, गांव के बच्चे, वो पढ़ने आ सकते थे क्योंकि एक तो पैसा उनको कम देना पड़ता था। दूसरा यह है कि उनका लचीला फ्लेक्सिबल सिस्टम होने के कारण वो कटाई और तमाम जो समय उनके ज़रूरत के समय थे, उस ज़रूरत के समय में छुट्टी कर दी जाती थी। ठीक, तो अब ये हुआ कि जब ये फीस देना है, अनुशासन है, आना है, पक्का आना है, तो गरीब किसान के बच्चे और जो काश्तकारों के बच्चे हैं, लेबरर्स के बच्चे हैं, वो नहीं आ पाए। क्योंकि जब ये पहले पढ़ते थे तो समय सारणी नहीं थी, या कहें फ्लेक्सिबल सिस्टम था, लचीला सिस्टम था। अब तो ऐसा नहीं रहा। ये जो नई व्यवस्था मैंने आपको बताई, ये जो नई दिनचर्या, नए नियम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो नई व्यवस्था है उस हिसाब से तो ये आ ही नहीं पा रहे थे, नियमित नहीं आ पा रहे। नियमित कैसे आएंगे बेचारे, हमेशा नहीं आ सकते ना। जब भी कटाई का मौसम होगा तब क्या होगा, कटाई के मौसम में स्कूल में बच्चों को आना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया गया है, क्योंकि भाई आपके अटेंडेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं आएंगे तो जो नहीं आ रहे हैं बेचारे, जो अपने माँ बाप के साथ काम करें, क्योंकि इनके माँ बाप के साथ इनका काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनकी जो अर्निंग थी माँ बाप की कम, तो ये बाहर से अगर लेबर लाएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा। तो घर के बच्चे ही काम करते थे। इसीलिए पहले आप ज़माने में देखें, आपके माँ बाप या उनके माँ बाप के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। आज एक बच्चा हो जाए उसी पे लोग बंद कर देते हैं, 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले 8-10 बच्चे इसलिए होते थे कि जितने हाथ उतना काज, उतना काम, ये कहा जाता था। तो बच्चे जो बेचारे जा नहीं पाते थे इन स्कूलों में, जो अनुदान प्राप्त है, इन बच्चों को माना जाता था कि अनुशासनहीन है, ये अनडिसिप्लिन्ड है, ये पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, और ये इनका मन ही नहीं है पढ़ने में। जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी।
राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, बहुत बड़े लोगों का नाम हम लेना चाहते हैं। ये नोबल लॉरेट है, नोबल प्राइज मिल चुका है, और ये तो खैर इनका नाम तो पूरा विश्व बहुत सर झुका के लेता है। महात्मा गांधी जी, इंडिपेंडेंस इन्होंने दिलाई। आज का जो देश है उसको बनाने की आधारशिला गांधी जी ने रखी। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की भी बात करेंगे और इनको भी सलाम करेंगे, लेकिन अगली बार।